हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। मैं अरविंद सिद्धांत। आज के इस लेक्चर में हम पेपर का डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। और हमारा पेपर का डिस्कशन जो हमारा बेसिस होगा वो यूके ट्रिपल एससी के जो पेपर आते हैं उनके आधार पर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है आपका कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो घटना है तो पहला विकल्प में है आपका खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा विकल्प है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा में है आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चौथा में है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह कब होता है तो 1917 में होता है आपका। खेरा सत्याग्रह कब होता है 1918 में होता है आपका, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में होता है। तो इस प्रकार से अगर सीक्वेंस हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले घटना चंपारण सत्याग्रह का होता है। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो यह क्या था, मुख्य रूप से यह सत्याग्रह जो था वो बिहार में हुआ था और वहां पर क्या था कि अंग्रेज जबरन, ठीक है, क्या करते थे कि कृषि फसल, ठीक है, कि अनाज की जगह पे नील के उत्पादन के लिए क्या करते थे, जबरन कृषि कराई जाती थी। तो इन्हीं के विरोध में रामचंद्र शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, बिहार आते हैं और नील के खेती यानी नील के फसल के उत्पादन में यह सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। और वहां यानी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है टिनकटिया पद्धति, ठीक है। तो टिनकटिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित है तो मुख्य रूप से यह आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। अगुवाई कौन करेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का जो अगुवाई करते हैं वह कौन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होता है, ठीक है। और तो यह हो गया हमारा सबसे पहले कब क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा। कब होगा 1917 में होगा। यहां देखिए यहां पर आपका खेरा सत्याग्रह है। वास्तव में इसमें होता क्या है तो वो यहाँ पे मजदूरों के द्वारा यानी कि गुजरात में जो मिल होते हैं तो वहाँ कारखाने जो होते हैं उनमें मजदूरों के द्वारा क्या किया जाता है कि विरोध जताया जाता है, विद्रोह किया जाता है और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खेरा सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो सबसे पहले घटना होगी वह क्या हो जाएगा, हमारा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या है कि भारत में, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। बात मौलिक अधिकार की हो रही है तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाने वाला ऐसा अधिकार है जिससे उस राष्ट्र के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो सके। यहां चहुमुखी शब्द से तात्पर्य क्या है, उसके सामाजिक विकास, उसके राजनीतिक विकास, उसके सांस्कृतिक विकास, उसके नैतिक विकास से संबंधित है। यानी हर एक प्रकार से उस व्यक्ति का विकास हो सके और यह अधिकार सरकार के द्वारा किसे दिया जाता है, अपने नागरिकों को दिया जाता है। यहां पर अगर प्रश्न ऐसा आता कि मौलिक अधिकार, ठीक है, सबसे पहले आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर सबसे पहले कौन सा देश देता है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, आधिकारिक तौर पर यानी लिखित रूप में अपने नागरिकों को सबसे पहले दिया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आता है कि मौलिक अधिकार का विकास या मौलिक अधिकार पर स्टार्ट कहां पे होता है तो मौलिक अधिकार जो है आपका कहां पे, ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, 1215 में स्टार्ट होता है और वहां का सम्राट जो था जॉन रे था और जॉन रे ने ही अपने नागरिकों को, ठीक है, कुछ अधिकार प्रदान करता है और फिर, ठीक है, वहां से फ्रांस में जाते हैं और फ्रांस की सरकार भी, ठीक है, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और फिर अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में लिखित तौर पे, ठीक है, आधिकारिक तौर पर सबसे पहले अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और फिर भारतीय संविधान, ठीक है, जब बनाया जाता है तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या करेंगे हम लोग कि मौलिक अधिकार को शामिल कर लेंगे। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और 12 से
35 तक में आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, तो यहां पर है कि इसमें जब संशोधन, तो देखिए मौलिक अधिकार में जब भी संशोधन होगा तो इसकी शक्तियां किसमें निहित होती है, तो संसद में निहित होती है। मतलब क्या, हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पारित कराकर ही, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके आर्टिकल्स। तो फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल्स हैं यहां से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अस्पृश्यता का अंत कितने आर्टिकल में है, ठीक है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। या विधि के समक्ष समानता कितने में आर्टिकल में है, तो 14 में आपका विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि स्वर्ण बॉन्ड योजना, ठीक है, स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि कितनी वर्ष है। सबसे पहले जानेंगे स्वर्ण बॉन्ड योजना है क्या। देखिए, जब ये वर्ष 2015 की बात चल रही है और उस समय क्या हुआ था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो जो सरकार थी, तो देश की सरकार ने आम नागरिकों से, ठीक है, क्या बोला कि आप क्या करें, इस स्वर्ण को यानी सोने को कम परचेज करें। तो स्वर्ण कम परचेज करेंगे तो सोना कहां स्टॉक होगा, यानी कि हमारे देश की संचित निधि में स्टॉक होगा और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अनबैलेंस नहीं होगी। तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आम लोगों के पास, आम जनता के पास जितने सोना रखे गए हैं उस सोना को कहां पर रखा जाए, तो भारत सरकार के पास गिरवी रखा जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या आएगी, पटरी पर आ सकेगी। तो यह योजना कितने वर्ष के लिए लाया गया था, तो 8 वर्ष के लिए लाया गया था। और कब लाया गया था, तो 2015 में लाया गया था। तो यह था आपका स्वर्ण बॉन्ड योजना। फिर है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की किट किस कंपनी के सौजन्य से है। ठीक है, देखिए यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम का किट का मतलब क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैट्स हो गए, ठीक है, या फिर जो उनके बॉल्स है, ठीक है, ग्लव्स है, या जो ड्रेस वो पहनते हैं वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मुख्य रूप से नाइक, ठीक है, नाइकी जो है अभी जो है वह अपना किट क्या कर रही है, भारतीय क्रिकेट को प्रदान कर रही है। तो फिलहाल किसका यूज करेगा, नाइकी का यूज करेगा। ठीक है, फिर एक केंद्र सरकार द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो देखिए सेवा दिवस जो है, मुख्य रूप से सेवा दिवस का जो संबंध होता है वह देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान जो भारत के लिए काम करता है उन्हीं को सेवा दिवस कहा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में पहली बार जो सेवा दिवस मनाया जाता है यह मुख्य रूप से आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उनके अवसर पर मनाया जाता था। तो यहाँ पर ठीक है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग क्या मनाएंगे, सेवा दिवस मनाएंगे। ठीक है, फिर अवतारवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए यहाँ अवतारवाद का उल्लेख जो है वो गीता में मिलता है। और अवतारवाद क्या बोलता है कि जब जब, ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब यहाँ पर क्या होते हैं कि कुरीतियां बढ़ती है, नरसंहार बढ़ते हैं, ठीक है, तो तब तब भगवान क्या करते हैं, इस धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे कि रावण, ठीक है, रावण के द्वारा जब बहुत ज्यादा नरसंहार हो गया, ठीक है, तो भगवान राम ने जन्म लिया। फिर कृष्ण द्वापर युग में भगवान कृष्ण यानी कि कंस के द्वारा जब बहुत ज्यादा नरसंहार हो गया तो भगवान श्री कृष्ण, तो तात्पर्य क्या था कि गीता में यह कहा गया है कि जब जब धर्म संकट में होता है तब तब भगवान धर्म की सुरक्षा करने के लिए अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। और यही अवतारवाद है जिसका वर्णन गीता में किया गया है। तो देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प जो आपका क्या क्या दिया गया है, गीता, मनुस्मृति, ऋग्वेद, सामवेद। तो क्या हो जाएगा, अवतारवाद गीता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है आपका गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, तो देखिए गुप्त साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य में जो साम्राज्य के द्वारा यानी शासक के द्वारा जो कर जो फिक्स किया गया था वह टोटल कर का 1/6, ठीक है, यानी किसान, ठीक है, किसान जितना उत्पादन करता है उसका 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 जो रेशियो है वह कहाँ पे जाएगा, तो सरकार के टैक्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुप्त युग में जो राजस्व थी, रेवेन्यू के रूप में जो टैक्स कलेक्ट किए जा रहे थे वह उपज का 6ठा भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेटम रेखा क्या है। ठीक है,
डेटम रेखा की बात करते हैं तो डेटम रेखा जो है मुख्य रूप से समुद्री यानी सागरीय सतह से संबंधित है। होता क्या है कि सागर में दो अलग अलग, ठीक है, सागर की लहरों को मिलाने वाली रेखा और उसकी सागरों की लहरों को, ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखा तथा सागरीय की जो गहराई को मिलाने वाली रेखा, यह सागरीय, ठीक है, सागर में दो अलग अलग बिंदुओं के क्षैतिज दिशा को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम रेखा कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे विकल्प है, पहला ही विकल्प है आपका कि समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई और गहराई को मापा जा सके उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम रेखा। ठीक है, तो डेटम रेखा का संबंध सागरीय सतह से, सागरीय के क्षैतिज रेखा से है, जहां से उसकी ऊंचाई और गहराई को क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। तो यहां देखेंगे, यहां प्रश्न है नहीं है। ठीक है, तो देखिए वलित पर्वत क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। वलित पर्वत का मतलब होता है जब पर्वत का उत्थान हो रहा होता है। ठीक है, जब पर्वत का उत्थान हो रहा होता है तो वह क्या होता है कि अपने ऊंचाई के, यानी जब वो बढ़ रहा होता है तो वो घूम जाता है, अपने डायरेक्शन से घूम जाता है, और जब इस प्रकार से घूम जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वलित पर्वत कहेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए दक्षिणी भारत में यानी कि पश्चिमी घाट में जो जिसे हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, तो सह्याद्री जो है वह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं, विस्तार कहां से है, तो नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, नर्मदा और तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार है, जिसे हम लोग सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई 1600 मीटर है। ठीक है, लगभग 1600 मीटर है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में जैसे कि आपका अरावली, ठीक है, अरावली वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत दोनों का उदाहरण है, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न हिस्सों में जो भी पर्वत है वह सब आपका वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात होता है तो देखिए भारत में कुल जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें से पहला जलमार्ग जो है आपका इलाहाबाद से प्रारंभ होकर, ठीक है, हल्दिया तक जाता है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जलमार्ग है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम जलमार्ग बोलेंगे, और इसे ही क्या कर दिया गया, प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। और इस जलमार्ग के द्वारा मुख्य रूप से क्या होती है कि सामानों की ढुलाई होती है। ठीक है, यानी कि यात्रा की अपेक्षा सामानों की ढुलाई हम लोग जलमार्ग से करते हैं, क्योंकि जलमार्ग के द्वारा जो ढुलाई होती है उसमें जो खर्च होते हैं, ठीक है, वह बहुत ही कम होता है। यही कारण है, ठीक है, जलमार्ग का विकास होना। तो भारत में कुल जलमार्गों की संख्या कितनी है, 111। देखिए यहाँ पे विकल्प में ऑप्शन बी में 111 है, तो आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स की अगर बात करता है क्या, पहले इसे समझते हैं। ठीक है, कि जब, ठीक है, जब क्या होता है कि सहसंयोजी बॉन्ड होता है, जब ऑक्टेट यानी कोई भी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वह उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को वो दान करेगा, देगा किसी को, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब हो जाता है कि जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वह लेता है। तो देखिए यहां पर आपका जो विकल्प है, ठीक है, फ्लोरीन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता तत्व सबसे अधिक हो जाएगा, जबकि सोडियम यहां दिए गए विकल्प में वह क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि फ्लोरीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है पॉलीथीन तथा पीवीसी, ठीक है, के कुछ उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे पॉलीथीन और पीवीसी की अगर बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या है, हमारे प्लास्टिक के पॉलीमर से बनी होती हैं। और प्लास्टिक के पॉलीमर की अगर बात करें तो देखिए तो विकल्प में क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रोलिक, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है प्लास्टिक का पॉलीमर होता है, और इसे क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ये कभी क्या होता है कि ये गलता नहीं है, यानी कि यह सॉफ्ट नहीं होता है। जैसे कि जो बिजली के स्विच होते हैं या जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, ठीक है, तो जब इस प्रकार का हैंडल जिसे काफी गर्म करने के बाद भी, ठीक है, वह सॉफ्ट नहीं होता है, ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किसे बोलेंगे, यह भी प्लास्टिक का पॉलीमर होता है। यह क्या होता है, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो यह सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ही यह ठंडा होता है
तो यह इसका नेचर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जो गर्म करने पर सॉफ्ट और ठंडे होने पर वह हार्ड हो जाए, ऐसे प्लास्टिक के पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। तो सामान्यतः जो घर में हम लोग यूज करते हैं वह सभी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। एक्रेलिक क्या है, तो एक्रेलिक भी आपके प्लास्टिक के पॉलीमर हैं, लेकिन एक्रेलिक वैसे प्लास्टिक के पॉलीमर है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी जिसे आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, देखा जा सकता है। तो ये तीनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और एक्रेलिक, ये तीनों ही क्या है, प्लास्टिक के पॉलीमर हैं, लेकिन इनके नेचर के बेसिस पे इन्हें डिफरेंट किया जा सकता है। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो आपके हैं वह क्या हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु का एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। मतलब क्या है कि जब, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आदान प्रदान, यानी कि जैसे जो सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि एलिमेंट्स का आदान प्रदान होता है। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जितने आदान प्रदान वह किसके थ्रू होता है, वह जो मेथड है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो रिप्लेस करेंगे एलिमेंट्स को, वह विस्थापन मेथड। तो देखिए यहां विकल्प आपका ऑप्शन ए में विस्थापन है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया है। मतलब क्या है कि यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, इन्होंने गुजरात मॉडल दिया और गुजरात मॉडल में क्या कहा गया कि जो गांव हैं, ठीक है, गांव को भी सरकार के, मतलब गांव को भी शहर के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, यानी गांव से जो शहर की ओर पलायन होता है उसको रोका जाएगा, ताकि जो शहर में, ठीक है, जो नगरीकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है उससे बचाया जा सके। इसलिए इस गांव को भी, ठीक है, जितनी सुविधाएं हैं वह सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और गुजरात मॉडल के तर्ज पर ही गांव में भी, ठीक है, एलपीजी का क्या किया, नहीं किया, पंचायत में एलपीजी का वितरण किया जाने लगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा गुजरात। तो देखिए यहां विकल्प ए में है, तो यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, तो सोफिया जो है वो एक रोबोट है, एक आर्टिफिशियल है, ठीक है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया रोबोट है। और इसे क्या है कि इसे सऊदी अरब ने, ठीक है, इसे क्या दे दिया है, सऊदी अरब की सिटीजनशिप को दे दिया है। ठीक है, तो सोफिया सऊदी अरब के द्वारा, ठीक है, बनाया गया एक रोबोट है जिसे वहां की सरकार ने फर्स्ट सिटीजनशिप प्रदान किया। तो प्रश्न बनता है कि पहला रोबोट, विश्व का पहला रोबोट है जिसे क्या दिया गया है, सिटीजनशिप की मान्यता दी गई है। तो सोफिया सऊदी अरब से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। ठीक है, देखिए निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानते हैं। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है कि जिसकी ऑक्टेट पूरा हुआ होता है, ठीक है, जो क्रियाशील नहीं होते हैं, जो किसी दूसरे धातु से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय गैस बोलेंगे। तो यहां पर देखिए विकल्प में आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, लेनॉन, ये सभी क्या है, ये सभी अक्रिय गैस हैं। लेकिन जो आर्गन है वह वायुमंडल में क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस की मात्रा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसके उपयोगिता से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिजली के बल्ब में, ठीक है, जो गैस भरी जाती है वह कौन सा निष्क्रिय गैस होता है, तो बिजली के बल्ब में हमेशा क्या भरा जाएगा, आर्गन को भरेंगे। तो याद रखेंगे बिजली के बल्ब में, ठीक है, जो गैस भरी जाती है वह आपका आर्गन होता है। यहां देखिए हीलियम, हीलियम का उपयोग क्या करते हैं, तो समुद्री, ठीक है, जो सागर में जो पनडुब्बी होते हैं, ठीक है, तो पनडुब्बी में वहां पे हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गोताखार होते हैं, तो जब सागर में, समुद्र में गोताखार जाते हैं, ठीक है, तो जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या भरा रहता है, हीलियम। तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हीलियम, ठीक है, यानी उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, तो ये उसका उपयोग हो गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पाषाण संबंधिया का मतलब होता है कि जब प्राचीन समय में क्या होता था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे दफना दिया जाता था। ठीक है, और दफनाने के बाद उस पर क्या होते थे कि पत्थरों से उनकी एक समाधियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत में किस युग में, ठीक है, किस युग में इस प्रकार की समाधियां सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ जो वैदिक सभ्यता का युग है, वैदिक सभ्यता
सभ्यता में इस प्रकार की, ठीक है, पाषाण समाधियां दक्षिणी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। और जो देखिए यहाँ पे जो आपका वैदिक सभ्यता जो है मुख्य रूप से लोह काल से संबंधित था, ठीक है, तो आपका लोह काल ही वैदिक सभ्यता है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, लोह काल। तो ऑप्शन डी यानी पाषाण समाधियां, दक्षिणी भारत में जो पाषाण समाधियां हैं वह वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक बनता है, और यहाँ वैदिक सभ्यता को लोह काल से रिप्रेजेंट किया गया, तो लोह काल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि धंग राजपूत को किस शाखा से संबंधित था। तो ये धंग राजपूत जो था वो मध्य भारत के राजपूतों को बोला जाता था, ठीक है, और यह मुख्य रूप से चंदेल वंश से संबंधित था। तो धंग राजपूत जो है वह कौन से शासक हो गए, हमारे चंदेल शासक, चंदेल वंश हो गए, और कहां पे, तो मुख्य रूप से मध्य भारत में पाए जाने वाले, ठीक, ये राजपूत होते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखते हैं, कहता है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो है वह मुगलों के द्वारा 16वीं शताब्दी में, ठीक है, इस शहर का स्थापना किया गया। तो 16th सेंचुरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को बसाया जाता है, और यहाँ पे मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ स्थापत्य कला सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा हो गया, आपका सलीम चिश्ती दरगाह हो गया, ठीक है, आपका पंचमहल हो गया, आपका अकबरी महल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अधिकांश स्थापत्य कला हैं वह कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमारा फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल, ये सभी कहाँ पे हैं, तो फतेहपुर सीकरी में, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है, 29 अगस्त को होता है, और उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए ऑप्शन सी में है 29 अगस्त, तो उस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे, और उस दिन क्या होता है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, इसे एक उपनाम दिया गया था हॉकी का जादूगर, क्योंकि यह हॉकी के खेल में इनकी अद्भुत जो प्रतिभा थी, ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने भारत के हॉकी में, ठीक है, कई गोल्ड मेडल्स क्या किए हैं, दिलाए हैं, और साथ ही ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल क्या किया है, प्राप्त किया है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 29 अगस्त। फिर मरीचिका किसका उदाहरण है। देखिए मरीचिका क्या होता है कि मरीचिका मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाई जाती है। वास्तव में होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें रेगिस्तान में रेत पर पड़ती है तो वहां से क्या होता है कि रेत का, ठीक है, रेत से किरण का परावर्तन हो जाता है, और इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मरीचिका बोलेंगे। तो मरीचिका कहां पर बनेगा हमें, तो रेगिस्तान में बनेगा, और कौन सी प्रोसेस, कौन सी भौतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस के फलस्वरूप बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है कि भारत में एनिमल, ठीक है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे स्थित है, ठीक है। तो देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अगर बात करते हैं हम लोग तो मुख्य रूप से यहां कहां पर है, तो यह जो है आपका चेन्नई में, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है मुख्य रूप से चेन्नई में अवस्थित है। अगर बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड का स्थापना कब होता है, तो 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होता है, ठीक है। यह एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 4, ध्यान देंगे, एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 4 के तहत, ठीक है, इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, आपका चेन्नई। लेकिन वर्तमान में अभी क्या कर दिया है कि चेन्नई से इसके हेडक्वार्टर्स को चेंज करके हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में यानी कि बल्लभगढ़ में इसका मुख्यालय बदल कर लाया जाता है। तो अब इसका अगर मुख्यालय परिवर्तन की बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा आपका, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी कि हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था, ठीक है। तो देखिए हजारा राम मंदिर की बात करते हैं तो यह जो है वह दक्षिणी भारत से संबंधित है, और यह कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासन काल में ही हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ था। यह जो है हजारा राम मंदिर अगर अवस्थिति की बात करता है कि अवस्थिति कहाँ, तो यह कर्नाटक के हम्पी में है। तो राम मंदिर यानी हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। कौन बनाएगा, तो कृष्णदेव राय, ठीक
ठीक है, कृष्णदेव राय बनाएंगे। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि साम्राज्य से संबंधित है तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है यह मंदिर, और इसमें यानी कि इस हजाराराम मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो विष्णु देवता का मूर्ति है, ठीक है। और यदि प्रश्न ऐसा आता है कि इस मंदिर के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए कृष्णदेव राय ने रामायण को जीवंत रखने के लिए, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कराया, और यही कारण है कि रामायण के सभी चित्रकारी, सभी जो चौपाई के फॉर्म में इस मंदिर की चारों ओर दीवारों में क्या है कि एक पेंटिंग के फॉर्म में है, एक रिटर्न चौपाई दोहे के फॉर्म में लिखा गया है। तो यह हो गया हमारा हजाराराम मंदिर। तो कौन बनाएगा, किसके शासनकाल में बनेगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनता है, और कृष्णदेव राय बनाते हैं, कहाँ बनता है, हम्पी के कर्नाटक में बनता है, ठीक है, और मुख्य रूप से रामायण को जीवंत रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखिए दिए गए विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है, ठीक है, वह क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और दिए गए विकल्प में अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगर हम सीक्वेंस लगाने की बात आते हैं कि सबसे बड़ा से छोटा, ठीक है, बड़ा से छोटा राज्यों का सीक्वेंस लगाया जाए तो राजस्थान 1 नंबर पे आएगा, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आएगा, और उत्तराखंड चौथे नंबर पे आएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश का जो है वहां का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहां से है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है। केरल का अगर क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो केरल का जो क्लासिकल डांस है वो मोहिनी अट्टनम है, ठीक है, कथकली है आपका। और आपका कर्नाटक का अगर बात करते हैं तो कर्नाटक का जो क्लासिकल डांस है वो यक्षगान है, ठीक है। तो प्रायः पूछा जाता है कि यक्षगान किस राज्य का, ठीक है, शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो आपका कर्नाटक हो जाए। और ओडिशा का क्या है, तो ओडिसी, ठीक है, ओडिशा के लोक नृत्य को हम लोग ओडिसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अप्सरा। अप्सरा किसका नाम है, तो देखिए अप्सरा जो है आपका वह भारत में, ठीक है, भारत में जब परमाणु रिएक्टर के लिए पहला परीक्षण किया गया और महाराष्ट्र में ट्रॉमे में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया, उसे अप्सरा नाम दिया गया। और यह कब स्थापित किया जाता है, तो 1956 में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, और पहला परमाणु रिएक्टर को ही क्या नाम दिया जाता है, अप्सरा नाम दिया जाता है। उद्देश्य क्या था इसके पीछे, तो इसके पीछे उद्देश्य था कि परमाणु जो विखंडन यानी कि परमाणु जो मेटल है, ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे विखंडित करके हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे और हम लोग उससे क्या बनाएंगे, बिजली अधिक बनाएंगे। पर इस परमाणु यानी कि ट्रॉम्बे के परमाणु रिएक्टर में कौन सी धातु का यूज किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का, ठीक है, हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो अप्सरा क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में है आपका, तो ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो देखिए हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापेंगे, वातावरणीय आर्द्रता को नापेंगे, यानी कि वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है उसको नापेंगे। होता क्या है वातावरणीय आर्द्रता, तो देखेंगे कि जब हाई टेम्परेचर के कारण इवापोरेशन की प्रोसेस अधिक होती है, ठीक है, तो इवापोरेशन यानी जलवाष्प की प्रक्रिया अधिक होने से वातावरण में वायु में क्या हो जाता है, जलवाष्प जाके मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापेंगे, वातावरणीय आर्द्रता को नापेंगे। और वातावरणीय आर्द्रता, ठीक है, यानी कि जो समुद्री तटीय एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, वहां पर सर्वाधिक, ठीक है, आर्द्रता पाई जाएगी, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र या भारत के आंतरिक प्रदेश में, ठीक है, आर्द्रता कम पाई जाएगी। यहां पर देखिए आपका वायु वेग है, ठीक है, तो वायु वेग से क्या, वायु वेग को किससे नापते हैं, तो एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या नापते हैं, वायु वेग नापते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर को किससे नापते हैं हम लोग, तो थर्मामीटर से टेम्परेचर को नापते हैं। और हाईएस्ट टेम्परेचर अगर होता है तो हम लोग वहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जहां पे 5,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नापा जाता है। और दाब की अगर बात करता है वातावरणीय दाब, तो बैरोमीटर से हम लोग वातावरणीय दाब को नापते हैं। तो फिर से देखिए कि वातावरणीय आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, और 5,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर को नापने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और वायु वेग को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर फसल कृषि से संबंधित यह प्रश्न है, और सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो गेहूं को सबसे अधिक उपजाया जाता है। गेहूं को सबसे अधिक कहाँ पे उपजाते हैं, तो जो प्रेरी प्रदेश है, ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाला रीजन और संयुक्त राज्य अमेरिका वाला का जो रीजन है आपका, जो क्षेत्र है, वहां गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो गेहूं को सबसे अधिक उपजाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग चावल को उपजाते हैं, और चावल को हम लोग पूर्व एशियाई क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया में, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, इन सारे देशों में अधिक उपजाया जाता है, ठीक है। मक्का की बात करें तो मक्का का उत्पादन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक होता है। जौ की बात करें तो जौ अफ्रीका में सर्वाधिक उपजाया जाता है, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से बात करें, भारतीय दृष्टिकोण से, तो गेहूं को सबसे अधिक कहां उपजाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं को सर्वाधिक उपजाते हैं। इसके बाद पंजाब हरियाणा में गेहूं को उपजाते हैं। चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, और दक्षिणी भारत में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, चावल को अधिक उपजाएंगे। मक्का की बात करें तो मक्का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उपजाया जाता है। और जौ की बात करें तो जौ राजस्थान और जो आपका आंतरिक प्रदेश है, जैसे कि कर्नाटक का पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है, मैसूर का पठारी क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र हो गया, तो वहां जौ को अधिक उपजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए यहां पे दिए गए विकल्प में विटामिन सी, विटामिन, तो याद रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है, पानी में घुलनशील हैं। बाकी ए, ठीक है, ई, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, डी, ये सारे वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जबकि अन्य जो है आपके कहां पे, वसा में घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पारदर्शी झिल्ली जो आंख को ढकती है, ठीक है। तो देखिए पारदर्शी झिल्ली जो आंख को ढकती है उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब को प्रकाश से, ठीक है, कितना प्रकाश दिया जाए उसको कंट्रोल करता है। साथ ही जब हम अंधेरे से, ठीक है, रोशनी में जाते हैं या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, तो प्यूपिल को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आइरिस का मुख्य काम हो गया। यहां देखिए दूसरा विकल्प है कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या होता है कि मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र में जो दान किया जाता है तो उसे क्या दान करते हैं, तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मानव नेत्र में हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है, तो श्लेष्मा झिल्ली कॉर्निया के ऊपरी क्षेत्र पे पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है। तो मुख्य रूप से इसमें देखिए जो ढका हुआ रहेगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आइरिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो है आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आ जाएगा। यानी नदियों के सफाई से लेकर, नदियों में अगर अवसाद जम जाता है उनके लेकर, नदियों के तटीय क्षेत्र में अगर जो पेड़ को उपजाते हैं, पेड़ लगाते हैं ताकि बाढ़, प्राकृतिक तटबंध को तोड़ने से बचा जा सके, बाढ़ को आने से रोका जा सके, ठीक है। ये सारे काम किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है। तो देखिए भारत रत्न पदक जो होता है उस पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न जो है वह सिविलियन, यानी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद उसे जड़ सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे इनकम टैक्स से फ्री किया जाता है। यानी जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को, ठीक है, इस अवार्ड से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। और इसके बाद आपके वातानुकूलित हवाई जहाज में, ठीक है, इनकी यात्राएं की सुविधाएं फ्री होती है। तो यह हो गया भारत रत्न पुरस्कार आपका, ठीक है। फिर एक गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए गीतांजलि को कौन लिखता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखता है, ठीक है। तो गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। कब लिखते हैं, 1911 में लिखते हैं, ठीक है। और इसका किस भाषा में लिखते हैं, तो बांग्ला भाषा में लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर 1911 में और बांग्ला भाषा में लिखते हैं। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कब करते हैं, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है 1912 में करते हैं, ठीक है। और इस साहित्य के लिए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो यह हो गया हमारा गीतांजलि। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जाएगा, 1911 में लिखा जाएगा, बांग्ला भाषा में लिखा जाएगा। अंग्रेजी में अनुवाद 1912 में होगा और इस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका मालवीय चमत्कार, ठीक है। तो देखिए मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो किस चीज की प्रजाति है, तो यह दाल की, और दाल में भी किसकी, तो अरहर दाल की क्या है, एक प्रजाति है। तो मालवीय चमत्कार अरहर दाल की एक प्रजाति है, ठीक है। दाल की बात करें तो दाल में सर्वाधिक, ठीक है, क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से प्रोटीन की मात्रा दाल में सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर निम्न में कौन सा विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से, यानी ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड क्लोटिंग से दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है शरीर के अंदर और दूसरा आता है शरीर के बाहर। शरीर के अंदर आता है कि शरीर के अंदर किसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, और दूसरा प्रश्न आता है शरीर के बाहर किसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। तो यहां देखिए एक हिपेरिन है और दूसरा हाइपोथैलेमस है। तो एक हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, और हिपेरिन के कारण क्या होता है, शरीर के बाहर क्लॉटिंग हो जाता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो यह विटामिन के है। विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, और मुख्य रूप से दोनों कहां से निकलते हैं, हिपेरिन और हाइपोथैलेमस यकृत से निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पर विटामिन के देखिए ऑप्शन डी में है, तो यह सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो यहां दिए गए विकल्प में क्रे जो है, ठीक है, साइबर 205 परम, ये सारे क्या है, ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर, जबकि फ्लॉक 15 जो है वह सुपर कंप्यूटर नहीं है आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे। मतलब क्या है कि HTML में जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है, यानी कि जब प्रेजेंटेशन देते हैं पावर पॉइंट में, तो उस समय हम लोग एक स्लाइड और दूसरे स्लाइड को करने के लिए क्या कंप्यूटर के कौन से बटन को दबाएंगे, तो कंप्यूटर के टैब बटन को दबाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, स्लाइड आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है। तो देखिए याहू जो है, याहू अब संदेश सेवा के रूप में सक्रिय एक्टिव नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ याहू था वह क्या है, तो याहू एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन की बात करें तो यह सबसे पहले याहू आया था, ठीक है। इसके बाद गूगल आता है, आस्क आता है, बिंग आता है, सफारी आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सब के सब सर्च इंजन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ई लर्निंग से संबंधित है। देखिए ई लर्निंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं या ट्रेनिंग लिया जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। यानी कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से जब हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, या शिक्षा ग्रहण किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो उन सबों को ई लर्निंग के अंतर्गत रखते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण ये सही है, वेब आधारित प्रशिक्षण ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए ऑप्शन सी में है आपका ए और बी, तो ये दोनों सही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसे हम लोग VDU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो VDU का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि विजुअलाइज, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअलाइज डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरा को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं। तो मुख्य रूप से हम रात को सोते हैं, और रात को यहां पर क्या कहा जा रहा है, धूप कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न के अनुसार हम कब सोएंगे, धूप में सोएंगे। तो देखिए पहला विकल्प ए में धूप है, तो यह सही हो गया, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 47 में आइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। तो परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्या क्या है, कहता है एक परिवार है, ठीक है। इस परिवार में क्या है कि एक जो है एक आदमी है, तो यह आदमी की संख्या यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब कहता है कि इसके क्या हैं कि 3 बेटे हैं, तो हम लोगों ने S1, S2 और S3। अब इनकी वाइफें भी है, पत्नी भी है, तो वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, ठीक है। अब इस S1 के 3 और बेटे हैं, तो ये 3 और बेटे हो गए, ये 3 बेटे इसके भी हो गए, 3 बेटे इसके भी हो गए, ठीक है, और 3 बेटे इसके भी हो गए। तो देखिए लास्ट में प्रश्न क्या पूछ रहा है, सभी पुरुषों की संख्या, ठीक है, मेल पूछ रहा है। तो 3 मेल, 3 3, तो 3 6 9 10 11 12
सॉरी ये 4 बेटे हैं, ठीक है, ये कितना है 4 बेटे हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये 4 बेटे हैं, तो 4 8 12 13 14 15 और 1 16, तो इस परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो इसका देखिए 17 और विकल्प डी में, यानी 17 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है 6 8 12, ये 24 है, 4 6 3 12, ठीक है, 5 7 2, और जो विकल्प है आपका 18 46 80 और 70। देखिए क्या क्या गया है कि ये जो बाहर वाले जितने हैं इन सबों का एलसीएम ले लिया गया है, तो 7 5 और 2 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 7 पचे 35 दूना क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, यानी इन सबों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ 70 कौन से हैं, तो ऑप्शन डी में, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न में, यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ आपका हेड है वो कितना है 48 है, नंबर ऑफ जो लेग्स है वह कितना है 140 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 इसलिए करते हैं ताकि लेग्स के यूनिट्स में लाते हैं, तो देखिए यह कितना हो जाएगा 8 चौक 32 4 चौक 16 3 19 192, अब 140 और 192 का यूनिट 1 हो गया, अब दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और इस 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 26, तो जो 26 निकलेगा वह क्या हो जाएगा हमारा 2 पांव वाला, ठीक है। अब इस 26 को टोटल हेड में माइनस कर देंगे, तो 48 में 26 माइनस करेंगे तो 22, और यह 22 क्या हो गया हमारा 4 पांव वाला। तो देखिए 4 पांव वाले प्रश्न में बकरी और 2 पांव वाले प्रश्न में मुर्गी, तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी कितना हो जाएगा 26, और 26 कितना में दिया है ऑप्शन सी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कहता है के जो है वह एन और एक्स का भाई है, ठीक है, के एन और एक्स का भाई, यानी के ऑलरेडी भाई है तो मेल है, एन और एक्स का पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वाई एन की माता है, वाई जो है वो एन की माता है, यानी माता है तो ऑब्वियसली फीमेल हो गया, ठीक है। जेड के का पिता है, तो जेड जो है पिता है यानी कि आपका मेल है, और जेड और वाई एक दूसरे में क्या संबंध है हस्बैंड वाइफ का संबंध हो गया, ठीक है। तो कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए तो कहता है के जेड का पुत्र है, तो के ऑब्वियसली जेड का पुत्र है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है वाई जेड की पत्नी है, तो देखिए वाई और जेड हस्बैंड वाइफ है, तो जेड मेल वाई फीमेल, ऑब्वियसली वाइफ पत्नी हो जाएगी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा कहता है एन सदैव एक्स का भाई है, ठीक है, एन सदैव एक्स का भाई है, तो देखिए यहां नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, भाई बहन तो है लेकिन इससे यह पता नहीं चल रहा है कि वह भाई है या बहन है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चौथा क्या है जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता, तो ये तीनों के एन एक्स आपस में भाई बहन है, तो जेड क्या है इन तीनों का पिता हो जाएगा, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यानी आपका सी, ठीक है, यानी एन सदैव एक्स का भाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए क्या है, कहता है एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में टेबल रो के साथ टिपिकल लेवल
की होती है, ठीक है। तो देखिए एक्सेल में जो टेबल रो के साथ जो टिपिकल रेवर होती है वह क्या होता है, संख्या होता है, क्योंकि एक्सेल में काम क्या होते हैं, हम लोग डिजिट से करते हैं, संख्याओं का करते हैं। तो एक्सेल में जो एक पेज होता है जिसपे काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सेपरेट शीट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में जो टेबल रो में जो फंक्शंस होते हैं, की जो होते हैं वह संख्याओं का होता है। तो देखिए यहाँ संख्या ऑप्शन बी में, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फिर कहता है डैश, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कहता डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है, ठीक है। तो रिटेनिंग जब करते हैं हम लोग, तो रिटेनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम के फाइल का क्या करते हैं, हम लोग उसका नाम बदल देते हैं। तो जब फाइल में, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में, जब किसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग जब फाइल का नाम चेंज करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिटेनिंग करते हैं। तो देखिए रिटेनिंग ऑप्शन डी है, तो यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइड डैश का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। तो देखिए जो जिसके थ्रू हम लोग सब चीज चेंज करते हैं उसे हम लोग मास्टर कहेंगे, यानी स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है, उसमें उसके स्लाइड्स जो HTML में पावर पॉइंट के दौरान जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो एक स्लाइड बनाते हैं, तो उसमें जो एडिट करते हैं, ठीक है, और उसे जो उसमें उसके फंट को चेंज करना हो, उसके कलर को चेंज करना हो, यानी उसमें कुछ भी चेंज करना हो, तो जिसके थ्रू चेंज करते हैं उसे हम लोग मास्टर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ मास्टर स्लाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी में है मास्टर है, तो यही आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कहता पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए क्या शब्द है। तो देखिए पेज पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब MS वर्ड में लोग काम करते हैं और जो एक पेज होता है तो उस पेज में लिखे हुए शब्द किस रूप में दिखते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में दिखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी पेज पर जो शब्द होते हैं वो कैसे दिखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर और ट्रांसलेटर भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कंपाइलर और ट्रांसलेटर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी में सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह था आपके आज का, ठीक है, डिस्कशन। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस डिस्कशन से लाभ जरूर उठा रहे होंगे, ठीक है। तो बने रहिए देवकी IAS एकेडमी के साथ। थैंक यू।